नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो है इसका विषय है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ये जो है हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है। यदि आप हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स प्राप्त होते हैं। इस चीज को हम ज्यादा यहां पर समझ सकते हैं। ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है और यहां पे आपको X लगा देना है। X क्या है? हेलोजन एटम। तो यहां पर हमको क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये आपका बेंजीन है, आपने सुना होगा। ये हमारा बेंजीन है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें भी यदि आप जो है एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें और हाइड्रोजन के स्थान पर हम हेलोजन एटम लगा देते हैं तो हमें हेलो एरीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो X है, जो हेलोजन है, इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस यूनिट में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि आप जो है हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन एटम रख देते हैं जो है किसी भी आपका हाइड्रोकार्बन में, तो हमें हेलो एल्केन मिल जाता है। इसी तरीके से यदि हम बेंजीन रिंग में जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? हेलोजन एटम से, तो हमें हेलो एरीन प्राप्त हो जाते हैं। इस यूनिट में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वर्गीकरण। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का सबसे पहले हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो चलिए इसकी प्रारंभ करते हैं। सबसे वर्गीकरण के भी कई आधार होते हैं। पहला जो हमारा आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स की संख्या के आधार पर। अच्छा, देखिए कैसे आप इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज कीजिए ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है भैया, क्या है? हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है इथेन। अब हमने क्या किया, हमने एक यहां से आपका हाइड्रोजन एटम हटा दिया और इसकी जगह हेलोजन एटम लगा दिया। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? ये बन गया हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि यहां पे एक आपका हेलोजन एटम विद्यमान है। इसी तरीके से अगर हम 2 हेलोजन एटम यहां लगा देते हैं तो हमारा बन गया डाई हेलो एल्केन। क्या बन गया हमारा? डाई हेलो एल्केन। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 हेलोजन एटम लगा देते हैं तो हमारा बन गया ट्राई हेलो एल्केन। तो आप देख सकते हैं यदि हेलोजन एटम की संख्या 1 हो तो हमारा जो हेलो एल्केन है उसको बोला जाता है मोनो हेलो एल्केन। यदि 2 हो तो उसको बोला जाता है डाई हेलो एल्केन, और 3 होता है तो उसको बोला जाता है ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से हम हेलो एरीन का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी बेंजीन रिंग है, आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा पिछली क्लास में। ये हमारी बेंजीन रिंग है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब आप इस बेंजीन रिंग में एक हेलोजन एटम लगा देते हैं
तो ये बन गया आपका मोनो। क्या बन गया हमारा? मोनो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे x की वैल्यू हम क्लोरीन ले लेते हैं, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि एक क्लोरो बना है। ठीक है। अब यहां पे आप 2 क्लोरीन लगा दे, सपोज करें यहां पे हम 2 क्लोरीन एटम लगा देते हैं, तो ये बन गया डाई क्लोरोबेंजीन। और यहां पे सपोज करते हैं हम 3 क्लोरीन एटम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सपोज करते हैं यहां पे 3 क्लोरीन एटम लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बन गया ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने वर्गीकरण किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। यदि एक हेलोजन एटम है तो मोनो होगा, 2 है तो डाई होंगे, 3 है तो ट्राई होंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण है वो हमारा किया जा सकता है कि आपका देखिए हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। हाइब्रिडाइजेशन हमें टॉपिक है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको संकरण बोला जाता है, इसको हम रिपीट कर देते हैं। हम जानते हैं, आपको थोड़ा इसका आइडिया मैं दे देता हूं। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे कार्बन की वैलेंसी आप सब लोग देख सकते हैं कि 4 वैलेंसी है कार्बन की, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। 4 सिंगल बॉन्ड यहां पे विद्यमान है। ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड यहां पे विद्यमान है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 कैसे होगा? sp3 का तात्पर्य है 1 s और 3 p, यानी यहां पे आपके 4 बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4, तो यहां पे हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये बात क्लियर हुई? इसी तरीके से अब सपोज करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड लगा है, तो हमें यहां से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। अगर यहाँ पे एक आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें कार्बन की वैलेंसी को 4 रखने के लिए यहां से एक हाइड्रोजन एटम को हटाना पड़ेगा। ठीक हुई बात? क्लियर हुई? तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन आप देख सकते हैं, इसके सिग्मा बॉन्ड हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3। तो यहाँ पे हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा? sp2, 1 s और 2 p, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 3 का मतलब sp2। क्लियर हुई बात? अब एक काम और हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको ट्रिपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रिपल कर देते हैं। अब दोबारा से आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी हमारी 5 हो रही है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहां से जो है एक हाइड्रोजन एटम को यहां से हटाना पड़ेगा, और यहां से भी देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से भी हटाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उससे अभी हमारा इतना मतलब नहीं है। इसकी जो वैलेंसी है वो भी 4 है, इसकी वैलेंसी भी 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, एक s यहां से s और p हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन की बात की। तो जनरली मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका केवल कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। दूसरा केस है कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और तीसरा जो केस है, यहाँ पे आपका कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp। ये चीजें हमने क्लास 11th में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो होगा, सबसे पहले हम sp3
का क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो इसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करें तो इसमें 3 तरह के हमारे हेलो एल्केन हो सकते हैं। एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी, एक होगा टर्शरी। इसका क्या मतलब है, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे जो हमारा कंपाउंड है यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया, यहां पे हमने X लगा दिया, तो ये हमारा बन गया हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन रिमूव करोगे और उसकी जगह X लगाओगे तो ये हमारा हेलो एल्केन बन गया। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, H को हटा के यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा लो। एल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने CH3, तो ये हमारा बन गया क्या, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अब हम क्या करते हैं, हमने एक और H यहां से रिमूव करा और इसकी जगह एक और एल्काइल ग्रुप बना दिया, लगा दिया, तो ये हमारा बन गया सेकेंडरी हेलो एल्केन, यानी सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब हमने क्या किया, हमने ये H भी रिमूव कर दिया यहां से और इसकी जगह भी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा बन गया टर्शरी हेलो एल्केन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे एक ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक H को हटा के यहाँ पे CH3 ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो हमारा बन गया प्राइमरी हेलो एल्केन। जब हम 2 एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो हमारा बन गया सेकेंडरी हेलो एल्केन, और जब हम 3 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो ये हमारा बन गया टर्शरी हेलो एल्केन। अब ये बात दोबारा से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमारा एल्काइल ग्रुप होता क्या है, बेसिकली वो होता है हमारा, एग्जांपल मैं दे देता हूं, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 एंड सो ऑन। इसके बारे में हमने क्लास 11th में ज्यादा स्टडी की है। तो ये हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, तो इस तरीके से हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा एक एल्काइल ग्रुप है तो हमारा प्राइमरी होगा, 2 एल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी होगा, 3 एल्काइल ग्रुप है तो हमारा टर्शरी होगा। तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पे आपको बात की है, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं क्या है, एक होते हैं हमारे, तो ये हो गए हमारे, इनको जो मैंने आपको बताया है इनको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। जो मैंने आपको अभी जिनका एग्जाम्पल दिया था, वो जो एग्जाम्पल दिया था जिसमें क्या था, जिसमें आपका एक हाइड्रोजन एटम हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया था, फिर 2 हाइड्रोजन हटा के फिर एल्काइल ग्रुप हटाया था, 3 हाइड्रोजन एटम हटा के फिर एल्काइल ग्रुप लगाया था। तो ये मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स, याद रखिएगा, काफी यूज होने वाले हैं। दूसरे जो हमारे होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। देखिए एलाइलिक हैलाइड्स दूसरे हमारे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है, देखो क्या होगा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अभी मैंने आपको बताया है जब यहां डबल बॉन्ड होगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी H होगा और यहां पे भी H होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे एक और कार्बन होगा और यहां पे हमारा हेलोजन एटम होगा। तो इस तरह का जो हमारा कंपाउंड जो बनता है उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। तो बेसिकली एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच हमारा ये डबल बॉन्ड है, तो हमारा जो हेलोजन एटम होगा वो इससे अटैच नहीं होगा, इससे जो अगला कार्बन है इससे अटैच होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे भैया एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करें, तो आप क्या बताएंगे, एलाइलिक हैलाइड आर दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड
टू द नेक्स्ट एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन है उस पे हेलोजन एटम जब अटैच होता है तो इसको एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात की। अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण करते हैं जिसमें जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा? sp2। तो मैंने आपको भी बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होगा इसका? हमारा मतलब होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा हेलोजन एटम होगा ये इससे अटैच होगा। किससे अटैच होगा? इससे। चलिए दोबारा से कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर देते हैं। 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई 4, इसकी भी 4 पूरी कर देते हैं, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो इस तरह के जो कंपाउंड हमारा बनते हैं उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स। तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स आर दोज कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उससे हेलोजन एटम हमारा डायरेक्टली अटैच होता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे जो है नेक्स्ट होते हैं एराइल हैलाइड्स। क्या होते हैं? एराइल हैलाइड्स। देखिए एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं हमें समझना होगा। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारी क्या है? ये है हमारी, आप देख सकते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। तो जब कार्बन एटम किसी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, यहां पे सॉरी, हेलोजन एटम जो है किसी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो ऐसे कंपाउंड को आप एराइल हैलाइड बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हम लोग देख, कई बार हम बेंजीन रिंग को जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं। आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक से बाहर की चीज है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो ये एग्जाम्पल है एराइल हैलाइड का। यहाँ पे आप क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं, फ्लोरीन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी हेलोजन एटम लगा सकते हैं तो हमारे जो कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे एराइल हैलाइड्स। क्या बनेंगे? एराइल हैलाइड्स। तो अभी हमने थोड़ा जो इतना अभी तक स्टडी किया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। देखिए हेलो एल्केन्स हमारे वे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका जो है किन्हीं भी एल्केन्स में एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह जब हम आपका हेलोजन एटम लगा देते हैं तो उसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एरीन क्या होते हैं? हेलो एरीन वो होते हैं जिसमें आपका बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा हेलोजन एटम आ जाता है, उसको हेलो एरीन बोलते हैं। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर आए, उसमें प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शरी था, मैंने वो भी आपको बताया। यदि यहाँ पे हमारे तीन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको टर्शरी बोला जाएगा, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो सेकेंडरी बोला जाएगा, 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको प्राइमरी बोला जाएगा। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताया। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमारा होगा sp3। अगर हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन का sp3। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने क्लास 11th में बहुत ध्यान से चर्चा की है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो इस बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल टॉपिक से रिलेटेड जो हमने रिवाइज करना था वो हमने यहाँ पे रिवाइज किया है। ठीक है भाई, तो इतना हमने यहाँ पे अभी तक इसके बारे में रिवाइज किया है।
अब हम यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक है, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। देखिए हमको पता है कि हमारा जो हेलो एल्केन है और जो हमारा हेलो एरीन है उसमें क्या होता है, उसमें आपका, जैसे अभी हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं, जैसे हमारा यहां पे ये हमारा हेलो एल्केन है, यहां पे हमारा X है, X का मतलब है हेलोजन एटम, यहां पे हमारा प्रेजेंट रहता है। तो हमें इस बॉन्ड की नेचर के बारे में डिस्कस करना है, किस बॉन्ड की नेचर कैसी रहेगी। तो देखिए इस बॉन्ड की नेचर को हम यहाँ पे इजीली डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो X है वो हमारे होते हैं हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप सबने पढ़ा होगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल कि ये जो हेलोजन एटम होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की है कि ये जो हेलोजन एटम्स हैं ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, जिसमें आपका जो X है इस पे नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये चीज हमें याद रखने की है क्योंकि आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी उसमें ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ठीक है भाई, आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण ये बात सिद्ध होने वाली है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, हमने आपको बताया हेलोजेंस क्या होते हैं। हेलोजेंस के 4 मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे 4 मेंबर होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी। जो आपके हेलोजेंस होते हैं वो इस एरिया में आते हैं, इस एरिया में आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ किया है। तो आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में जैसे आप यहां से यहां पे मूव करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो जो हमारा ये है X है, यानी हमारे जो हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हेलोजन एटम जो होते हैं उनका ग्रुप इस तरीके से होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। या सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो आपने ये बात दोबारा से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो आपका जो साइज है वो हमारा बढ़ता है। इसका क्या मतलब है, फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे ज्यादा छोटा होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा छोटा होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा क्लोरीन का होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा ब्रोमीन का होगा, और उसके बाद थोड़ा बड़ा आयोडीन का होगा। तो ये बात हमारी क्लियर हुई। चलिए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो बढ़ता है, और जो हमारे हेलोजेंस हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग, जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ सकता है, क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि हमारे 4 कंपाउंड हैं, एक है CH3F, दूसरा है CH3Cl, तीसरा है CH3Br और चौथा है CH3I। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। आपसे दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं
कि आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो होती है जो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब एक बात आप लोग समझ लो, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और जो वीक बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देखिए, जैसे आपके पास एक रबड़ है, आप रबड़ को स्ट्रेच कर दें, पूरा खींच लें, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस रबड़ को इजीली तोड़ा जा सकता है। यानी जो आपका लंबा बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, और एक वो वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I का। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं तो आपका जो साइज है वो क्या हो रहा है? जो हमारा साइज है वो बढ़ रहा है, यानी बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं CH3I के केस में, CH3I के केस में बॉन्ड की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, तो इस वजह से यह सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड होगा और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इन चारों में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम किसकी होगी, तो आप बोलेंगे आयोडीन वाले कंपाउंड की। किसकी होगी? अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे कम होती है, और जो फ्लोराइड है उनकी जनरली सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और इसको आप बहुत ही मुश्किल से तोड़ोगे, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और इसकी इससे कम होगी, इसकी इससे कम होगी और इसकी सबसे कम होगी। क्योंकि साइज बड़ा है, आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे जो है कम होगी। ठीक है, दोबारा समझ लो, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात ये? इसी तरीके से अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई हमें एक चीज आप और बताओ कि हमारे पास 4 कंपाउंड है, सपोज करो CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इन चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा कंपाउंड होगा? अभी हमने आप लोगों से बात की है कि ये जो CH3I है इसका बॉन्ड सबसे लंबा होगा और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हमारी सबसे कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बॉन्ड है इसको हम बहुत ही आराम से ब्रेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से ब्रेक कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और फर्स्ट केस में जो हमारा CH3F है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये क्या है, बड़ा ही छोटा आकार है, छोटा आकार है तो इसमें क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मजबूत बॉन्ड होगा, तो इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होगा और इसलिए ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें रिएक्टिविटी की बात करें तो हम देख सकते हैं जो आपके फ्लोराइड्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, उससे ज्यादा क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड और आयोडाइड जनरली सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी की हमने बात की, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। कि हम इनको कैसे बनाएं, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम कैसे बनाएं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम इन कंपाउंड्स को कैसे बना सकते हैं। तो इसके मैं जनरली आपसे काफी मेथड्स होते हैं बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे केवल 2 या 3 मेथड्स यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं।
देखिए पहला जो हमारा मेथड है वो है देखिए जो पहला मेथड है उसमें क्या है, उसमें आप अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड एसिड से कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा और वाटर रिलीज होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RX, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा HOH। HOH का मतलब वाटर और RX का मतलब हमारा एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड से कराते हैं, यहाँ पे आपका HX की जगह क्या हो सकता है, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, तो हमारा एल्काइल हैलाइड बनते हैं और वाटर बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है आपका अल्कोहल्स के द्वारा। दोबारा मैं बता देता हूं, हमारे जब अल्कोहल्स जो होते हैं यानी अल्कोहल ROH, जब ये रिएक्शन हमारी करते हैं HX के साथ तो यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस गया माइनस के पास और माइनस गया प्लस के पास, तो हमारा क्या बन जाता है HOH। HOH क्या होता है हमारा वाटर, और हमारा क्या बन जाएगा RX। RX होते हैं हमारे एल्काइल हैलाइड।